फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए दोस्तों, आपका एक सब्जेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, भारत में लोक प्रशासन। ठीक है, आपका ये एक सब्जेक्ट है। तो आज हम आपके इस सब्जेक्ट का एक चैप्टर जिसका नाम है, एक यूनिट कह लो, एक चैप्टर कह लो, जिसका नाम है भारतीय प्रशासन, इसका फर्स्ट लेक्चर देखेंगे। इंपॉर्टेंट है, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी, बस आप वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, वीडियो को पूरा देखोगे तो सारी बातें आसानी से समझ में आएंगी। काफ़ी इंटरेस्टेड चैप्टर है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के अपने टॉपिक पर आते हैं, बिना इधर उधर की बातें किए अपने टॉपिक पर आते हैं। देखो, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं भारतीय प्रशासन की, लेकिन भारतीय प्रशासन, भारत में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको समझने से पहले हमें प्रशासन को समझना पड़ेगा। अब प्रशासन क्या होता है, अभी इसे हम समझेंगे। अब उससे पहले बात करें तो प्रशासन के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है निजी प्रशासन और दूसरा होता है लोक प्रशासन। निजी प्रशासन का मतलब है प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन और लोक प्रशासन का मतलब है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अभी इसे समझ लेते हैं। शब्दकोश के अनुसार अगर हम एक डिक्शनरी को देखें, अगर हम एक डिक्शनरी की बात करें तो एक डिक्शनरी के अकॉर्डिंग प्रशासन शब्द का अर्थ कार्यों का प्रबंधन करना अथवा लोगों की देखभाल करना है। प्रशासन का क्या अर्थ है? तो प्रशासन का ये अर्थ है, प्रशासन का अर्थ कार्यों को उत्कृष्ट तरीके से शासित अथवा अनुशासित करना है। इसका यह अभिप्राय है कि इस क्रिया में अनेक व्यक्तियों को विशिष्ट अनुशासन में रखते हुए उनसे एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य कराया जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ हम प्रशासन के मतलब को समझ रहे हैं। तो प्रशासन का मतलब, एक अगर हम डिक्शनरी के अकॉर्डिंग देखें तो प्रशासन का मतलब होता है कार्यों का प्रबंधन करना या मैनेजमेंट करना। देखिए, एक प्रशासन, एक एडमिनिस्ट्रेशन का सिंपल शब्दों में अगर हम मतलब समझे तो वो यही है। देखिए, एक प्रशासन के द्वारा क्या किया जाता है, चीज़ों को मैनेज किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए एक बैंक है। अब बैंक में आप क्या देखते हो, जितने भी अधिकारी हैं उन सभी का कार्य निश्चित होता है और एक मैनेजर होता है जो हर अधिकारियों के कार्य को मैनेज करने की कोशिश करता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि बैंक में हमें एक एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता है। ना केवल बैंक बल्कि दूसरे प्राइवेट ऑफिसेज ले सकते हो, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स या जो कोई सरकारी ऑफिस है, तो वहाँ पर हमें डेली लाइफ में एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता है। और जो एडमिनिस्ट्रेशन हमें दिखाई देता है उसके हिसाब से अगर हम बात करें और डिक्शनरी के अकॉर्डिंग भी अगर हम बात करें नॉर्मली, तो कार्यों का प्रबंधन करना, ठीक है, मैनेजमेंट करना प्रशासन कहलाता है। ये आसान भाषा में इसका मतलब है। हालांकि प्रशासन के साथ कई और भी अर्थ जुड़े हुए हैं, जैसे कि प्रशासन में लोगों की देखभाल करना भी शामिल है। जैसे कि देखो, आप हॉस्पिटल में गए, अब आपको कई सारे काम होते हैं एक ही हॉस्पिटल में। ठीक है, आपको पर्ची कटवानी है, आपको डॉक्टर के साथ मतलब बात करनी है, आपको दवाइयाँ लेनी है एक हॉस्पिटल के अंदर ही। तो एक मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। तो वहाँ पर भी प्रशासन क्या करता है, आपकी देखभाल के लिए वो पूरा का पूरा जो जो भी ऑफिस है या जो भी चीज जगह है, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, लोगों का देखभाल कर रहा है, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो निजी हो, चाहे वो पब्लिक हो। तो ये प्रशासन का अर्थ था। अब प्रशासन के अर्थ में कई और चीज़ें शामिल हैं और जो सबसे बड़ा जो चीज़ है प्रशासन का अर्थ, प्रशासन के अर्थ में, वो है कि उत्कृष्ट तरीके से शासित अथवा अनुशासित करना। देखो दोस्तों, जब कार्यों को सही तरीके से करने की बात आती है ना, तो वो हम प्रशासन का ही चयन करते हैं। देखिए, प्रशासन वो साधन है जिसके द्वारा कार्यों को अच्छे तरीके से, जो उत्कृष्ट मतलब होता है सबसे अच्छे तरीके से किया जा सकता है। तो प्रशासन का अर्थ ये भी है कि सबसे अच्छे तरीके से कार्यों को पूरा करना, डिसिप्लिन लाना ही प्रशासन है। ठीक है, इसमें कई सारे व्यक्तियों के सहयोग के द्वारा, अनुशासन के द्वारा, डिसिप्लिन के द्वारा कार्य को पूरा किया जाता है। तो यहाँ आपने प्रशासन के अर्थ को समझा। अब बहुत बच्चों को यहाँ पे प्रशासन की मीनिंग समझ नहीं आई होगी, तो डरने की बात नहीं है। यहाँ पे अभी आप आगे पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा गहराई में भी नहीं जाना। अब हम बात करते हैं कि लोक प्रशासन क्या है। अभी लोक प्रशासन समझते हैं। लोक प्रशासन एक संयुक्त शब्द है जो दो शब्दों लोक और प्रशासन से मिलकर बना है। लोक का अर्थ है सार्वजनिक या सारी जनता से संबंधित, और लोक शब्द यह सूचित करता है कि प्रशासन के लिए क्या किया जाना चाहिए, क्या किया जाना है। इसका उद्देश्य जनता के हित के लिए प्रशासन करना है। लोक प्रशासन में लोक
शब्द का विश्लेषण इसे सरकारी कार्यों तक सीमित सीमित कर देता है और निजी कंपनियों के प्रशासन से अलग कर देता है। अब देखिए दोस्तों, लोक प्रशासन का क्या मतलब है। अगर हम लोक प्रशासन के मतलब की बात करें तो जब प्रशासन सरकारी संस्थाओं के द्वारा पूरी जनता के लिए किया जाता है तो हम उसको लोक प्रशासन कहते हैं। यहाँ पर समझिए, जब प्रशासन पूरी जनता के लिए किया जाता है, सारी जनता के लिए किया जाता है, कुल मिलाकर कहा जाए तो जब सरकार कोई प्रशासन करती है तो उसको हम लोक प्रशासन कहते हैं। जैसे कि एक सरकारी हॉस्पिटल है, अब बताओ सरकारी हॉस्पिटल में प्राइवेट प्रशासन होगा या लोक प्रशासन होगा। जाहिर सी बात है, अगर सरकार मैनेज कर रही है किसी संस्था को तो उसके अंतर्गत जो प्रशासन होगा, जो जो भी प्रशासन किया जाएगा वो सरकारी नियंत्रण में होगा, वो सबके लिए होगा। ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ एक जाति वर्ग के लिए हो या कुछ अमीर लोगों के लिए हो, वो तो सबके लिए होगा ना, ऑल पीपल्स के लिए होगा, सभी लोगों के लिए होगा। तो वो प्रशासन क्या हुआ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसे हम कहते हैं लोक प्रशासन। तो यहाँ हमें लोक प्रशासन की मीनिंग पर ही थोड़ा सा फोकस करना था। प्रशासन का मतलब अगर आपको ऊपर नहीं भी समझ में आया कोई बात नहीं, बट हमें मेनली लोक प्रशासन का मतलब समझना था। और लोक प्रशासन के मतलब में हमने क्या समझा, हमने समझा कि ऐसा प्रशासन, ऐसा मैनेजमेंट जो सार्वजनिक रूप से किया जाए पूरी जनता के लिए, उसको हम लोक प्रशासन कहते हैं। प्रशासन की भी मीनिंग आप सिंपल शब्दों में कहो तो मैनेजमेंट के तौर पर आप समझ सकते हो। और निजी प्रशासन आप अपने आप समझ गए, जो प्राइवेट सेक्टर में हो। मान लीजिए एक अंबानी है, मतलब अंबानी की एक कंपनी रिलायंस, अब उसके अंतर्गत कोई प्रशासन किया जा रहा है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन किया जा रहा है, तो वो कैसा होगा। कोई भी व्यवस्थित फॉर्म में एक नियम वगैरह बनाकर एक व्यवस्था दी जा रही है उस कंपनी में, पर्टिकुलर या प्राइवेट कंपनी में, तो वो कैसी होगी, वो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होगा, वो निजी प्रशासन होगा। एक परिभाषा को देख लेते हैं यहाँ पर। वैसे तो हम मीनिंग यहाँ पर समझ चुके हैं, बट फिर भी एक परिभाषा को ले लेते हैं। हमेशा एक परिभाषा लिखना काफ़ी यूज़फुल होता है। अगर हम वुड्रो विल्सन की बात करें, देखो दोस्तों, वुड्रो विल्सन कौन थे, तो वुड्रो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, यूएसए के राष्ट्रपति रह चुके थे, ठीक है। लोक प्रशासन, इनके अनुसार लोक प्रशासन कानून का व्यवस्थित और विस्तृत अनुप्रयोग है। ये कह रहे हैं कि लोक प्रशासन के द्वारा कानून वगैरह को व्यवस्थित करके उसका प्रयोग किया जाता है, ये ऐसे कह रहे हैं। बाकी ये डेफिनेशन बस एक डेफिनेशन के तौर पर आपको बताई गई, आप चाहो तो याद कर सकते हो, एग्जाम में लिख सकते हो। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, यहाँ तक आपको काफ़ी बेटर तरीके से यहाँ पे लोक प्रशासन क्या है, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन आपको काफ़ी बेटर तरीके से समझ में आ गया होगा। हल्का हल्का ही समझना है यहाँ पर, ये वाला जो टॉपिक है उसे ज़्यादा हमें डीप में समझना भी नहीं। ये हमारा चैप्टर कह भी नहीं रहा कि इसे डीप में समझो, क्योंकि हम यहाँ पे भारतीय प्रशासन की बात करें, थोड़ा अलग तरीके से हमें बात करनी है। यहाँ पर हमने एक आइडिया ले लिया कि प्रशासन, निजी प्रशासन, लोक प्रशासन क्या होता है। आगे के सेमेस्टर में आप इन्हें डिटेल में कवर करेंगे। वैसे अगर आपको डिटेल देखनी हो तो वीडियो ऑलरेडी पड़ी होगी, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा एक आध वीडियो इससे रिलेटेड, तो वो आप देख सकते हैं। बट अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एक स्वतंत्र और एक नए अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन की यात्रा लगभग एक सदी पहले की है। भारत में लोक प्रशासन के विषय की शुरुआत 1937 में हुई, जब मद्रास विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग में लोक प्रशासन में डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ आई है कि लोक प्रशासन की यात्रा। अब ये क्या है, यात्रा का मतलब है यहाँ पर देखो, आज हमारे सामने एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बट क्या आप जानते हैं कि आज से 200 साल पहले क्या ऐसा कोई सब्जेक्ट था। आज से मतलब 250 साल पहले अगर आप बात करो तो क्या ऐसा आपको लोक प्रशासन का कोई सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, नहीं। लगभग 200 साल पहले से आप देखोगे, यहाँ तो भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो स्पेशली 100 साल से भी कम हुआ है इस सब्जेक्ट का, कि जो मतलब उद्भव है भारत में, तो 100 साल से भी कम समय में ये सब्जेक्ट हमारे सामने आया है। कहने का मतलब है, सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि लोक प्रशासन जो है वो एक सब्जेक्ट के रूप में ज़्यादा पुराना नहीं है। जैसे कि इतिहास, आप कहेंगे कि इतिहास कितना पुराना है, तो इतिहास काफ़ी पुराना है, एक पुराना सब्जेक्ट, इसे बहुत प्राचीन समय से पढ़ा जा रहा है। एक जो भूगोल का सब्जेक्ट है उसे प्राचीन समय से पढ़ा जा रहा है, दूसरे सब्जेक्ट हैं जो उन बहुत पुराने समय से पढ़े जा रहे हैं। लेकिन लोक प्रशासन को अलग से एक सब्जेक्ट के तौर पर नहीं पढ़ा जाता था पहले, इसे नॉर्मली राजनीति विज्ञान वगैरह के साथ जोड़ लिया थोड़ा बहुत, वो भी कभी मैनेजमेंट वगैरह पर इतना ध्यान भी नहीं दिया जाता था। तो ये एक
ज़्यादा पुराना सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। एक नए सब्जेक्ट के रूप में, एक नए डिसिप्लिन के रूप में अनुशासन का यहाँ पे मतलब है कि देखो, एक सब्जेक्ट होता है ना, तो सब्जेक्ट में सारी चीज़ें डिसिप्लिन की तरह, मतलब सारी चीज़ें शामिल होती हैं। एक सब्जेक्ट की खासियत क्या है, जैसे कि मान लो मैंने पॉलिटिकल साइंस चूज़ किया, तो पॉलिटिकल साइंस अगर मैं 12th क्लास में हूँ, तो पॉलिटिकल साइंस में जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस में, वो कैसा होगा, उसमें सारे कोड, मतलब सारे जो भी सिलेबस होगा वो एक डिसिप्लिन की तरह होगा कि हमें किस तरीके से पढ़ना है, सारी बातें उस सिलेबस में या उस सब्जेक्ट में शामिल होंगी, उसमें कोई कमी नहीं होगी, ठीक है। तो ये होता है, एक डिसिप्लिन के तहत एक सब्जेक्ट बनता है। तो एक डिसिप्लिन के रूप में एक सही सब्जेक्ट, पूरी तरह व्यवस्थित फॉर्म में लोक प्रशासन का जो सब्जेक्ट है वो एक नया सब्जेक्ट है, लगभग ये 1 सदी पुराना है, ठीक है। अब भारत में अगर हम बात करें कि भारत में लोक प्रशासन की शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि देखो भारत में तो ऐसे कोई अलग से लोक प्रशासन को लेकर कभी पढ़ाई होती नहीं थी। प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में जो हमें बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं कि बहुत सारे मठ वगैरह थे जहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। तक्षशिला वगैरह की बात की जाती, जो बहुत प्राचीन समय के विश्वविद्यालय था, तो वहाँ पर भी शिक्षा दी जाती होगी, बट वो बहुत अलग लेवल की नहीं थी कि एक अलग सब्जेक्ट के बतौर, अलग सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाए। और हमारे पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं है कि हम जान सकें कि भारत में स्पष्ट तौर पर लोक प्रशासन पढ़ाया जाता था। तो हल्का फुल्का पढ़ाया जाता था। और हाँ, भारत में ऐसा नहीं कि प्रशासन पहले नहीं था प्रशासन, जैसे राजा महाराजाओं के द्वारा जो व्यवस्थित प्रशासन चलाया जाता था वही प्रशासन था, ठीक है। अब हम जब बात करते हैं कि भारत में एक सब्जेक्ट के तौर पर, एक विषय के तौर पर, ठीक है, व्यवहारिक तौर पर तो लोक प्रशासन रहा होगा, कॉमन सी चीज़ है कि लोक अधिकारी होंगे, जनता की भलाई के लिए कुछ अधिकार, राजाओं ने अधिकारियों की नियुक्ति वगैरह तो की है। हमारे कई सारे प्राचीन राजाओं के बारे में पता चलता है कि राजाओं ने जनता की भलाई के लिए कई सारे अधिकारियों वगैरह की नियुक्ति की, प्रशासन को स्ट्रॉन्ग बनाया। तो मतलब लोक प्रशासन तो था ही, बिना उसके कोई भी साम्राज्य नहीं चल सकता। लेकिन यहाँ बात हो रही है कि बतौर एक सब्जेक्ट, एक नए सब्जेक्ट के तौर पर लोक प्रशासन का विषय भारत में कब शुरू हुआ। तो भारत में ये सब्जेक्ट शुरू होता है 1937 में। 1937 में, लगभग 10 साल पहले, आज़ादी से 10 साल पहले ये सब्जेक्ट शुरू होता है। और कहाँ पर शुरू होता है? मद्रास विश्वविद्यालय में। अंग्रेज़ों ने बहुत सारे विश्वविद्यालय खोले थे भारत में, तो उन तो मद्रास विश्वविद्यालय उनमें से एक था। अब मद्रास विश्वविद्यालय में एक राजनीति विज्ञान विभाग था। जैसे कि आज के टाइम पर हमारे कॉलेज में एक पॉलिटिकल साइंस का एक डिपार्टमेंट होता है ना, अलग-अलग डिपार्टमेंट, इकोनॉमिक का डिपार्टमेंट अलग, तो उसी तरह जो पॉलिटिकल डिपार्टमेंट था जिसमें आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग का डिपार्टमेंट भी पॉलिटिकल साइंस अभी डिपार्टमेंट होगा। वैसे प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए तो अभी, अगर मतलब पॉलिटिकल साइंस का ही सब्जेक्ट है तो ठीक है, उनके लिए भी ये एक पॉलिटिकल साइंस का एक डिपार्टमेंट है। तो 1937 में मद्रास विश्वविद्यालय का एक विभाग था, राजनीति विज्ञान विभाग, उसमें लोक प्रशासन में डिप्लोमा देना, एक डिग्री देनी शुरू की गई, एक पाठ्यक्रम के साथ, एक सिलेबस के साथ। तो इस तरह भारत में लोक प्रशासन के विषय की शुरुआत हुई। दोस्तों थोड़ा सा डिले हो जा रहा है, मतलब कि थोड़ा सा स्लो आपको पढ़ाया जा रहा है, बट इसका मोटिव ये है कि आपको सारी चीज़ें साथ में ही याद भी हो जाएंगी। सन 1937 में लखनऊ विश्वविद्यालय में लोक प्रशासन में डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया गया था। सन 1950 में नागपुर विश्वविद्यालय में लोक प्रशासन तथा स्थानीय स्वशासन विभाग की स्थापना हुई। वहीं सन 1954 में नई दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना की गई, जो उच्च अधिकारियों और प्रबंधकों को प्रशिक्षण प्रदान करने सहित लोक प्रशासन के विषय के अनुसंधान यानी कि रिसर्च, विकास और प्रकाशन से संबंधित है। तो फिर देखिए दोस्तों, अब यहाँ तक आपको काफ़ी बेटर तरीके से समझ में आया। 1943 में फिर लखनऊ में फिर जो विश्वविद्यालय, वहाँ पर इसका डिप्लोमा, एक डिग्री दी जाती है लोक प्रशासन को लेकर, मतलब कि पढ़ाया जाता है वहाँ पर। फिर नागपुर विश्वविद्यालय में, उसके बाद फिर नई दिल्ली में व्यवस्था की जाती है लोक प्रशासन से संबंधित। ये व्यवस्था कैसी होती है? इसमें भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना की जाती है, एक संस्था स्थापित कर दी जाती है जिसका काम होता है लोक प्रशासन से संबंधित रिसर्च करना। देखो दोस्तों, एक सब्जेक्ट के तौर पर लोक प्रशासन में ना रिसर्च की आवश्यकता होती है। मान लो आपको एक कंपनी का मैनेजमेंट करना है, तो नए नए तरीके खोजने पड़ते हैं ना, तो इसमें बदलाव होता रहता है, नई नई चीज़ें ऐड होती रहती हैं। तो इसीलिए अनुसंधान, विकास और प्रकाशन के लिए एक संस्था की स्थापना कर दी गई 1954 में, ताकि लोक प्रशासन का विषय भारत में काफ़ी अच्छे से रिसर्च करके पढ़ाया जा सके, ताकि पढ़ाने के लिए ज़्यादा सामग्री हो भारतीय टीचर्स के पास, और भारत में अच्छे लोक सेवक वगैरह या लोक अधिकारी वगैरह आ सकें।
राज्य सेवाओं के अधिकारियों के प्रशिक्षण और अभिन्यास की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पाँचवें और छठे दशक में, पाँचवें मतलब 1950-1960 के दशक में राज्यों में लोक प्रशासन संस्थान और अकादमियों को यानी कि एकेडमियों की स्थापना की गई थी। 1957 में राजस्थान में हरीशचंद्र माथुर राज्य लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना की गई। अब देखो दोस्तों, पीसीएस एग्ज़ाम होता है ना, पीसीएस जिसे हम कहते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग वगैरह के द्वारा एग्ज़ाम होता है ना, पीसीएस, राज्य में जो सिविल सर्विसेज वगैरह होती हैं, तो यहाँ यही कहा जा रहा है। और दूसरी भी, ना केवल सिविल सर्विसेज वगैरह, मतलब दूसरी भी जो जॉब्स वगैरह होती हैं, सरकारी जॉब्स वगैरह, राज्य में जो सेवाएं राज्य के द्वारा निकाली जाती हैं जो भी, तो ये क्या होती हैं, ये राज्य स्तर की होती हैं। और इनकी ट्रेनिंग के लिए, इनके ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो राज्य सेवाओं से संबंधित जो अधिकारी होते हैं, जो पास करके आते हैं एग्ज़ाम, उनके प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग के लिए और उनके विकास वगैरह के लिए जो भी ज़रूरत है उनकी, वो पूरा करने के लिए पाँचवें और छठे दशक में 1950 और 1960 के दशक में जो राज्य थे ना, उनके अंतर्गत लोक प्रशासन की संस्थाओं को और अकेडमियों को स्थापित किया गया था। जैसे कि मान लो आज कोई पीसीएस का अधिकारी है, ठीक है, उसकी ट्रेनिंग कहाँ होती है? लबासना में होती है, मसूरी में जो जगह है लबासना, वहाँ पर जहाँ यूपीएससी एस्पिरेंट जो मतलब यूपीएससी पास कर जाते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है, तो उनके साथ इनकी भी ट्रेनिंग होती है, ठीक है, पीसीएस अधिकारी वगैरह हो गए। तो वैसे ही लोक प्रशासन के विषय में जो लोक सेवक थे, जो या राज्य सेवाएं वगैरह थी, तो लोक प्रशासन के क्षेत्र में अगर उन्हें प्रशिक्षण देना था तो राज्य के अंतर्गत, जैसे कि यूपी हो गया, बिहार हो गया, सब ने अपने अपने संस्थाएं स्थापित की ताकि ट्रेनिंग दी जा सके। जैसे कि अभी कोई आईएएस का एग्ज़ाम पास कर ले, तो चाहे वो तमिलनाडु में पास किया हो, लेकिन फिर भी वो ट्रेनिंग कहाँ लेगा? मसूरी में। लेकिन नहीं, राज्य सेवाओं में क्या किया गया कि सब राज्यों ने अपना अपना प्रशासन का संस्थाएं स्थापित की। आगे भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, भारतीय लोक प्रशासन जो संस्थान है, संस्था है, आप संस्थान ही लिखना, ठीक है, मैं संस्था समझाने के लिए कहता हूँ। नई दिल्ली, इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और राज्य संस्थान नियमित रूप से लोक प्रशासन की अकादमिक पत्रिकाओं को प्रकाशित करते हैं। मतलब अब जो पूरे देश के लिए है लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली में, और जो अलग अलग राज्यों की जो संस्थाएं हैं वो जो भी अनुसंधान वगैरह करती हैं, जो भी चीज़ें हैं, तो वो प्रकाशित करती रहती हैं, लोक प्रशासन से संबंधित कई सारी बातें प्रकाशित या छापती रहती हैं। ट्रेनिंग स्कूल दिल्ली एवं शिमला के स्टाफ कॉलेज को समाप्त करके ही राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी की स्थापना उत्तराखंड के मसूरी में की गई। इसे 2 अक्टूबर 1972 से, जिसे लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के रूप में जाना जाता है, अखिल भारतीय सेवाओं यानी कि जो पूरे देश में जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस की जो सेवाएं हैं, वो अखिल भारतीय सेवाएं वो, और केंद्रीय सेवाओं का मुख्य प्रशिक्षण संस्थान है। अब देखिए दोस्तों, ट्रेनिंग जो स्कूल है, अब लोक प्रशासन के क्षेत्र में या जो प्रशासन, देखो अब यूपीएससी जो एस्पिरेंट, जब यूपीएससी एस्पिरेंट क्लियर कर लेते हैं यूपीएससी, तो वो एक प्रशासक बन जाते हैं। जो सचिव वगैरह है या जो डीएम है, जो एसपी है, ये क्या है, ये एक प्रशासक बन जाते हैं, ठीक है, ये प्रशासन में आ जाते हैं, इसलिए इन्हें प्रशासन की ट्रेनिंग देनी पड़ती है, ठीक है, कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाया जाए। अब उसके लिए जो ट्रेनिंग स्कूल था पहले दिल्ली में, शिमला में, तो यहाँ पर जो था इसको समाप्त करके इसको कहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया? लबासना, जिसका नाम शॉर्टकट में, जिसका पूरा नाम है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी या अकेडमी, ठीक है, हिंदी में अकादमी। तो यहाँ पर इसको शिफ्ट किया गया। कब किया गया? 2 अक्टूबर 1972। एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी, आपको एक नॉलेज भी मिल गई। बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट भी होंगे जो देख रहे होंगे वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। सन 1986 से संघ लोक सेवा आयोग ने लोक प्रशासन को एक अलग विषय घोषित किया। अब देखिए 1986 में जाकर एक जो सॉरी दोस्तों, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो 1906 जो संघ लोक सेवा आयोग है ना, उसने 1986 में जाकर लोक प्रशासन को एक अलग सब्जेक्ट के तौर पर घोषित किया। इसका विकल्प उम्मीदवारों को दिया। मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि आज हम यूपीएससी में अगर हम बात करें, यहाँ पे यूपीएससी की बात हो रही है, ये क्या है? यूपीएससी तो है, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी अगर कोई भी एस्पिरेंट करता है, स्पेशली आईएएस आईपीएस वगैरह का एग्जाम अगर वो देता है, यूपीएससी के अंतर्गत बहुत सारे एग्जाम होते हैं वैसे, तो अगर वो ऐसे एग्जाम देता है आईएएस आईपीएस आईएफएस वगैरह के नॉर्मली, तो उसमें क्या है, उसमें एक ऑप्शनल पेपर होता है। क्या होता है? ऑप्शनल पेपर। अब ऑप्शनल पेपर में आज हम पॉलिटिकल साइंस चूज़ करते हैं, हम पहले भी करते थे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, दूसरे कई सारे सब्जेक्ट होते थे। लेकिन 1986 से पहले
1986 से पहले यूपीएससी कोई भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर ऑप्शनल नहीं था यूपीएससी में। मतलब अगर किसी व्यक्ति को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर लेकर ऑप्शनल अगर अपना देना हो तो वो ऑप्शनल के तौर पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को चूज़ नहीं कर सकता था, क्योंकि पहले ये अवेलेबल नहीं था, यूपीएससी ने इसको मान्यता नहीं दी थी। लेकिन 1986 में फिर एक अलग विषय घोषित कर दिया और एक ऑप्शनल पेपर का विकल्प उम्मीदवारों को, कैंडिडेट को दिया गया। आज हम देखते हैं कि कई सारे एस्पिरेंट जो हैं वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को चूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप इसके महत्व को समझ सकते हो, ठीक है, कि मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और अगर आप इसको चूज़ करते हो तो इसे भी आप आगे एक बतौर अलग सब्जेक्ट के तौर पर आप बहुत कुछ कर सकते हो इस सब्जेक्ट में। अब हम बात करते हैं सिविल सेवाओं की संरचनाओं की। अब दोस्तों, सिविल सेवाओं को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर सिविल सेवाओं का अर्थ क्या है। देखो, सिविल सेवाओं की हमें संरचना को पढ़ना है। आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पर भारत के कॉन्टेक्स्ट में, एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में हमें सिविल सेवाओं की संरचना को समझना है। एक तरह से आप इतिहास कह लो या कुछ भी कह लो, अभी हम पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि आपको सिविल सेवाओं का मतलब भी पता होना चाहिए। तो इसका थोड़ा मतलब देख लेते हैं हल्का सा। लोक सेवा का, और अगर आप इसे लिखेंगे ना अपने अपने एग्ज़ाम वगैरह में तो कुछ गलत नहीं होगा। लोक सेवा का अर्थ है सरकारी सेवकों का संगठन जिन्हें सरकार अपने कार्यों के लिए नियुक्त करती है। लोक सेवाएं सरकारी सेवाएं हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, लोक सेवाएं क्या हैं? सरकारी सेवाएं हैं। राज्य द्वारा नियोजित वे सभी कार्मिक जो जनता की देखभाल में लगे हैं लोक सेवा के सदस्य होते हैं। लेकिन इसमें सैनिक कार्यों में लगे राज्यों के कार्मिक शामिल नहीं होते हैं। इससे राज्य की सेवाओं के दो भाग प्रकट होते हैं, सैनिक शाखा और असैनिक शाखा। लोक सेवा का संबंध असैनिक शाखा से। अब देखिए दोस्तों, राज्य के अंतर्गत जो भी लोग, कर्मचारी, जो भी व्यक्ति काम करता है उसे हम लोक सेवक कह सकते हैं। उसे हम कह सकते हैं कि वो लोक सेवा का, सिविल सर्विस का सदस्य है। लेकिन यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि सैनिक, अगर कोई राज्य का व्यक्ति है, मान लो जैसे कि कोई आर्मी ऑफिसर है, तो वो भी तो सरकार के अंतर्गत या स्टेट के अंतर्गत काम कर रहा है ना। सर, पूरे देश के अंतर्गत वो काम कर रहा है, सरकार के अंतर्गत। तो लेकिन वो सैनिक कार्य है, तो सैनिक कार्य करने वाले व्यक्तियों को लोक सेवक नहीं माना जाता, सिविल सर्वेंट नहीं माना जाता। तो सिविल सर्विस एक ऐसी सर्विस है जो कि सरकारी जो सेवक हैं उनके द्वारा की जाती है, ठीक है। और इसमें असैनिक, जो असैनिक शाखा है सरकार की, वो शामिल होती है, सेना नहीं, ठीक है। सैनिक चीज़ें इसमें शामिल नहीं होती। जो लोक सेवा है, सिविल सर्विसेज, उसका संबंध असैनिक शाखा से है सरकार की। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इजी है कि जो भी व्यक्ति, देखो, सिविल सर्वेंट का सिंपल सा मतलब यही है, सिविल सर्विस का या सिविल सर्वेंट का। इसमें जो अधिकारी होते हैं वो सामान्य जनता के देखभाल में लगे रहते हैं। जैसे कि जो आर्मी वगैरह है वो बॉर्डर वगैरह को सिक्योर कर रही है, लेकिन यहाँ जो देश के अंदर जो चीज़ जनता को सेवाएं प्रदान करनी है, जो सुविधाएं देनी है, ये लोग प्रशासन के अधिकारी करते हैं। तो इसलिए उन्हें लोक सेवक कहा जाता है। तो यहाँ पे सिविल सर्विस का मतलब आपको समझ में आया होगा। आगे जितना आया उतना ठीक है। आगे पढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होता है, बट फिर भी आपको दुख ही नहीं होना कि वीडियो लॉन्ग हो रहा है, खुश होना चाहिए, क्योंकि अगर आप वीडियो इतनी लॉन्ग देख लेंगे ना तो आपको बुक भी नहीं पढ़नी पड़ेगी और सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं डायरेक्टली सिविल सेवाओं की संरचना की। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय सेवाओं की संरचना के तीन श्रेणियों में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय सेवाओं की जो संरचना थी उसको तीन श्रेणियों में बांटा गया था, विभाजित किया गया था। सैन्य, नौसेना सेवाएं और वाणिज्यिक सेवा मामले। देखिए दोस्तों, अब अगर हम ब्रिटिश टाइम की बात करें, जब कॉलोनियल टाइम था इंडिया में, जब ब्रिटिशर्स का राज था, तो अगर हम देखें कि कौन कौन सी सेवाएं सरकार के अंतर्गत उपलब्ध थी, मतलब सर्विसेज कौन कौन सी सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाती थी। तो एक सैन्य सर्विस थी, ठीक है, और दूसरी थी नौसेना से संबंधित, ये भी सेना ही से ही संबंधित मान लो। अब सेना और नौसेना से संबंधित ये चीज़ें थी, और तीसरी थी वाणिज्यिक मामले। वाणिज्यिक मामले दोनों से अलग है, सैनिक से अलग है। अब जो लोग वाणिज्यिक गतिविधियों या मामलों में शामिल थे, इसमें शामिल सिविल सेवकों को सैन्य और नौसैनिक सेवाओं में कार्यरत लोगों से अलग करने के लिए मूल रूप से इन्हें सिविल सेवाओं के रूप में जाना जाता था।
तो दोस्तों यहाँ पर साफ कहा जा रहा है कि जब ब्रिटिश टाइम की हम बात करते हैं तो जो सिविल सर्वेंट का जो मतलब उस समय आ रहा था सामने, वो था जो वाणिज्यिक गतिविधियों में जो लोग लगे थे, क्योंकि वो व्यापार करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। क्या होता था, व्यापार होता था मैक्सिमम टाइम। स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो प्रशासन से ज़्यादा व्यापारिक गतिविधियों में लगे थे। हालांकि फिर वो ये सिविल सर्विसेज का जो मतलब है वो डायरेक्टली फिर प्रशासन से पूरी तरह जुड़ जाता है, लेकिन इसमें जो प्रशासन था पहले वो वाणिज्यिक गतिविधियों से संबंधित प्रशासन चलता था, और इसमें जो काम करने वाले जो व्यक्ति थे व्यापार वगैरह से संबंधित, जो अधिकारी वगैरह थे, उनको सिविल सर्वेंट, सिविल सेवक कहा गया। ठीक है। हालांकि सिविल सर्विस का मैंने आपको मतलब बता दिया है, आज के टाइम का क्या मतलब रहा है वो बता दिया, बट उस समय वाणिज्यिक गतिविधियों में जो लोग लगे थे उनको नौसैनिक और सैनिक कर्मचारियों से अलग रखने के लिए सिविल सर्वेंट कहा गया। चार्ल्स कॉर्नवालिस भारत के गवर्नर जनरल, यहाँ भारत नहीं होगा, यहाँ पर होगा बंगाल। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल उस समय एक ब्रिटिश सेना के जनरल और अधिकारी थे जो सिविल सेवा को अस्तित्व में लाने वाले पहले व्यक्ति थे, और यही कारण है कि उन्हें भारत की सिविल सेवा के जनक के रूप में भी जाना जाता है। वॉरेन हेस्टिंग के समय से ही कंपनी में वाणिज्यिक मामले होते रहे थे। उन दिनों सिविल सेवकों की नियुक्ति किसी प्रतियोगिता के माध्यम से नहीं की जाती थी, बल्कि उन्हें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से, ये एक संस्था कह लो, जैसे कि दो संस्थाएं थी, एक निर्देशक बोर्ड, एक डायरेक्टर बोर्ड, मतलब निदेशक और डायरेक्टर तो एक ही है। एक वाणिज्यिक से संबंधित, व्यापार से संबंधित एक बोर्ड था, तो ये डायरेक्टर्स थे, मतलब निर्देश देने से संबंधित ये जो संस्था थी उसका कार्य था ब्रिटिश सरकार को। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से नामांकित किया जाता था लोक सेवकों का नाम। ठीक है, लोक सेवक इनके द्वारा नाम नामित होते थे। अब यहाँ पे समझो, कॉर्नवालिस और वॉरेन हेस्टिंग कौन थे, तो ये दोनों ही बंगाल के गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल का मतलब ब्रिटिश सरकार का सबसे सर्वोच्च जो व्यक्ति था उस समय भारत में, वो गवर्नर जनरल था। ठीक है, बंगाल का इसलिए क्योंकि उस टाइम पीरियड पर वो बंगाल में ही पहले राज कर रहे थे, और फिर बाद में फिर भारत का गवर्नर जनरल काफ़ी समय बाद बनाया जाता है। अब जो चार कॉर्नवालिस थे वो एक सैनिक के रूप में ही आए थे, तो इन्होंने काफ़ी मदद की थी सिविल सेवाओं के विचार को भारत में लाने में, इसीलिए इनको भारत की सिविल सेवा का जनक कहा जाता है, और ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आपको याद रखना, एक बहुत अच्छा पॉइंट है, एक बड़ा पॉइंट है ये। और जो वॉरेन हेस्टिंग थे उन्हीं के समय की बात है ये, जब सिविल सेवकों की जो नियुक्ति है वो किसी कंपटीशन के थ्रू नहीं, बल्कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एक संस्था थी इसके द्वारा नामांकित किए गए नामों के तहत की जाती थी। ठीक है, ये दोनों लगभग एक ही टाइम पीरियड की बात है। हालांकि ये जो कॉर्नवालिस हैं ये बाद में गवर्नर जनरल बनते हैं। ठीक है, ये गवर्नर जनरल बाद में बनते हैं इस टाइम पीरियड में, और ये पहले ही गवर्नर जनरल थे जो वॉरेन हेस्टिंग थे। यहाँ तक ठीक है। कॉर्नवालिस के कार्यकाल के दौरान इन सिविल सेवकों को अधिक जिम्मेदारियां दी गई और सिविल सेवाओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया, अनुबंधित और दूसरा है असंबद्ध। सिविल सेवाओं में इसका अर्थ उच्च पद हुआ और यह केवल अंग्रेजों के लिए होते थे, और असंबद्ध सेवाओं का अर्थ सिविल सेवाओं में निचला पद होता था, और यह केवल अंग्रेजों के लिए बल्कि भारतीयों के लिए भी था। देखिए दोस्तों, दो पद होते थे। अब कॉर्नवालिस के समय क्या किया गया, जो सिविल सेवक थे, जो लोक सेवक थे, उनके कार्यों में काफ़ी बढ़ोतरी की गई, उन्हें कई तरह की जिम्मेदारियां दी गई। और आज भी हम देखते हैं ना, एक सिविल सर्वेंट के पास कितनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं, तो उनके समय में ये जिम्मेदारियां बढ़ाई गई थी। और अब दो तरह की श्रेणियों में सिविल सेवाओं को बांट दिया गया था। एक सेवाएं ऐसी थी जिसमें केवल अंग्रेज ही नियुक्त किए जा सकते थे और उसे ऊंचा पद माना जाता था, जिस पर ये जो अनुबंधित जो भी सिविल सेवाएं होती थी उन्हें ऊंचा पद माना जाता था, और उस पर सिर्फ अंग्रेज ही उस पोस्ट पर आ सकते थे। और जो दूसरा असंबद्ध था, जिसे निचला पद कहा जाता था नॉर्मली, ये ना केवल अंग्रेजों के लिए था बल्कि भारतीयों के लिए भी था। भारतीय भी इस पद को पा सकते थे। इस समय भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, इसलिए भ्रष्टाचार केस को समाप्त करने के लिए कॉर्नवालिस ने कई कदम उठाए। जैसे उन्होंने सिविल सेवकों का वेतन बढ़ाया, सिविल सेवकों को किसी भी प्रकार के निजी व्यापार में शामिल नहीं किया जा सकता था, इसलिए उन्होंने
इसके लिए कुछ सख्त नियम बनाए और निजी व्यापार के विरुद्ध नियमों को सख्ती से लागू किया। इसके अलावा कॉर्नवालिस ने 5 से 6 साल के भीतर वरिष्ठता यानी कि एज जैसे जैसे होती जाती है उसके आधार पर सिविल सेवकों की पदोन्नति यानी कि प्रमोशन की या किया। देखिए दोस्तों, अब भ्रष्टाचार वगैरह बढ़ रहा था, जो अंग्रेजी अधिकारी वगैरह थे उनके बीच भ्रष्टाचार करप्शन वगैरह दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। वो निजी व्यापार भी करते थे, तो कई सारी चीज़ें होती थी जिससे कि कंपनी को लॉस होता था। ठीक है, वो व्यापार करते तो भ्रष्टाचार भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। अब सभी व्यक्ति पर्सनली अपना अगर व्यापार करते हैं तो कंपनी को इससे नुकसान होता था। तो काफ़ी कमियाँ थी प्रशासन में। तो जो सिविल सेवक थे उनके वेतन को बढ़ाया गया कॉर्नवालिस के द्वारा, ताकि भ्रष्टाचार में कमी आ सके। इसके अलावा कई सारे सख्त नियमों को भी लागू किया गया और उसने प्रमोशन के लिए भी 5 से 6 साल जैसे व्यक्ति को हो जाता था, प्रमोशन का भी सिस्टम उसने एक तरह से लागू किया वरिष्ठता के आधार पर। जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती थी, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाता था उनको अपने क्षेत्र में। कॉर्नवालिस की तरह ही रिचर्ड वेलेस्ली, जो कि भारत आगे चल के गवर्नर जनरल रहे बंगाल के, ठीक है, ठीक है, बंगाल लिख लेना यहाँ पे, बंगाल के गवर्नर जनरल रहे थे ये आगे चलकर। इन्होंने भी सिविल सेवाओं के लिए कई कार्य व सुधार किए, तो इन्होंने भी सुधार किए। मतलब ये है कि गवर्नर जनरल जो जो आ रहे थे, जैसे कि वारेन हेस्टिंग, फिर कॉर्नवालिस और फिर ये रिचर्ड वेलेजली था इनका नाम, आई थिंक, हो सकता है जो भी है। उन्होंने तो यहाँ पे आप कोई नहीं, जो भी है नाम ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बाकी एक बार आप चेक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक यहाँ पे हमें पता चलता है जितने भी जो गवर्नर जनरल आए उन्होंने कई सारे सुधार किए। लॉर्ड यहाँ पे रिचर्ड वेलेजली की बात करें तो इन्होंने भी काफ़ी सुधार किया। भारत में नवनियुक्त सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज, एक फोर्ट विलियम कॉलेज था कलकत्ता में, इसमें उन्होंने इसकी स्थापना की थी। किस लिए की थी इस कॉलेज की स्थापना? इस कॉलेज की स्थापना की थी जो नए जो सिविल सेवक हैं उनको ट्रेनिंग दी जा सके, उनको प्रशिक्षित किया जा सके। इसके लिए उन्होंने यहाँ पर कलकत्ता में व्यवस्था की थी, कलकत्ता में एक कॉलेज की स्थापना की थी। 1806 में उनकी सेवानिवृत्ति, जब वो अपने पद से हट गए, जब वो रिटायर हो गए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने उनके फोर्ट विलियम कॉलेज को अस्वीकार कर दिया और नई भर्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए लंदन के हैलीबरी में सेवा के लिए एक और कॉलेज की स्थापना की। अब जो फोर्ट विलियम जो कॉलेज था कलकत्ता में, इसको अस्वीकृत कर दिया गया इस संस्था के द्वारा और लंदन में व्यवस्था की गई। लंदन का एक जगह था हैलीबरी में, यहाँ पर व्यवस्था की गई कि लोक सेवकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, चार्टर एक्ट 1853 को, चार्टर एक्ट क्या है पता है ना, जैसे कि समय समय पर जो ब्रिटिश सरकार थी ना, ब्रिटिश सरकार के शासन को, जो कंपनी का जो शासन था, स्पेशली जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन कर रही थी, उसके शासन को कंट्रोल करने के लिए जो ब्रिटिश सरकार थी, इंग्लैंड में बैठी हुई जो सरकार थी, वो समय समय पर ब्रिटिश सरकार जो थी इंग्लैंड की, वो समय समय पर कंपनी के लिए कई सारे नियम बनाती थी। ठीक है, भारत के लिए वो कई सारे नियम बनाती थी, जिसे हम समय समय पर, जैसे कि बहुत सारे नियम हैं, उसी में से एक है चार्टर एक्ट 1853। ठीक है, तो कई सारे एक्ट पारित किए गए थे ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत के लिए, जो कि कंपनी को फॉलो करना होता था। तो 1853 को लागू, ये जो एक्ट था, ये जो अधिनियम था, इसको लागू करने के बाद इसमें कई बदलाव भी हुए। इसमें भर्ती खुली प्रतियोगिता के माध्यम से रखी गई और इसलिए इसने सिविल सेवाओं में खुली प्रतियोगिता की शुरुआत की। अब 1853 में क्या हुआ, एक चार्टर अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत अब ये जो कंपटीशन शुरू किया गया था सिविल सेवाओं में, जिसमें सिर्फ अंग्रेज भाग लेते थे अभी तक, लेकिन अब ये खुला कंपटीशन हो गया। अब यहाँ पर सिफारिश वगैरह से कोई लोक सेवक नहीं बनता था और खुली प्रतियोगिता थी। सिर्फ अंग्रेज ही नहीं, भारतीय भी इसमें अब शामिल हो सकते थे, प्रतियोगिता कर सकते थे। इस परीक्षा को आयोजित करने के लिए यह आवश्यक था कि एक निकाय का गठन किया जाए, एक संस्था हो ना जो इस परीक्षा को आयोजित कर सके। जैसे कि आज हम देखते हैं ना, अलग अलग संस्थाएं, एग्ज़ाम बोर्ड होता है। इसलिए 1854 में लंदन में सिविल लोक सेवा या सिविल सेवा आयोग की स्थापना की गई। तो कौन से निकाय की स्थापना की गई? एक लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना की गई 1854 में। ये परीक्षाएं सन
1855 से आयोजित की जाने लगी, लेकिन यह परीक्षा केवल लंदन में ही आयोजित की जाती थी और उस समय इस परीक्षा में शामिल होने के लिए जो आयु सीमा थी वो केवल 23 वर्ष तय की गई थी। इसका मतलब समझिए, 23 वर्ष आयु सीमा का मतलब समझिए, कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी आयु 24 वर्ष है तो आप सिविल सेवा के जो कंपटीशन होता था उस समय, उसमें आप शामिल नहीं हो सकते। आगे बात करते हैं। चार्टर एक्ट 1853 के बाद अब भारतीय भी इस सिविल सेवा परीक्षा का हिस्सा बन सकते थे और वे 1861 में अनुबंधित सेवाओं में भी शामिल हो सकते, जो ऊंची सेवाएं नहीं थी उसमें भी वो शामिल हो सकते थे। भारतीय सिविल सेवा अधिनियम उसी वर्ष 1861 में लॉर्ड कैनिंग, ये भारत के गवर्नर जनरल, ये वायसराय थे, ठीक है, भारत के तो सबसे सर्वोच्च व्यक्ति थे, इनके तहत पारित किया गया था ये अधिनियम। इसने कुछ अधिकारियों को अनुबंधित सेवाओं में आरक्षण प्रदान किया। यह परीक्षा केवल अंग्रेजी भाषा में आयोजित की गई थी और यह ग्रीक और लैटिन परंपरागत शिक्षा पर आधारित होती थी। तो देखिए दोस्तों, अब 1861 में जो अनुबंधित सेवाएं वगैरह थी उस पर एक अधिनियम पारित किया गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा और ये फैसला लिया गया कि जो भारतीय हैं वो भी इन पदों पर आ सकते हैं, जो ऊंचे पद हैं वो भी आ सकते हैं। लेकिन जो परीक्षा थी उसकी जो लैंग्वेज था, उसका जो मीडियम था वो अंग्रेजी था, ठीक है, इंग्लिश में ही होता था। इसके अलावा जो अंग्रेजी की जो पुरानी भाषाएं रही हैं मिलती जुलती, लैटिन और ग्रीक वगैरह, तो इस पर ही उनकी शिक्षा आधारित थी। जो यूरोपीय इतिहास वगैरह था, यूरोपीय लिटरेचर वगैरह, यही सारा कंटेंट पे एग्ज़ाम में पूछा जाता था, यही पढ़ना पड़ता था उस समय सिविल सर्वेंट को मैक्सिमम। सन 1855 तक इस परीक्षा में बैठने की आयु 23 वर्ष थी, जिसे 1860 में घटाकर 22 वर्ष कर दिया गया। साथ ही ये परीक्षाएं अब लंदन में आयोजित की जाती थी, लंदन में ही आयोजित होती थी ये परीक्षाएं, बिल्कुल। मतलब पहले भारत में भी होती थी, लेकिन इसे क्या कर दिया, लंदन ही शिफ्ट कर दिया गया कि लंदन में ही होगी ट्रेनिंग भी और पढ़ाई भी, या मतलब जो एग्ज़ाम है वो भी लंदन में होगा और ट्रेनिंग भी लंदन में होगी। ट्रेनिंग तो पहले भी हो रही थी। सन 1863 में रविंद्रनाथ टैगोर के जो बड़े भाई थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऐसे पहले भारतीय बने जिन्होंने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा को पास किया। एक बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे, बट आप इसको नोट डाउन कर लो। जो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, इसे माइंड में सेव करो आप, कि इन्होंने, जो ये पहले भारतीय थे जिन्होंने सिविल सेवा को पास किया था या सिविल सर्वेंट बने थे। तो ये समझ सकते हो कि सिविल सेवा की जो परीक्षा है उसको पास करने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। इन्हें आप रविंद्रनाथ टैगोर से याद रख सकते हो। उस समय उनकी जो आयु थी वो केवल 21 साल थी। इसके बाद 1866 में इस परीक्षा में बैठने की आयु सीमा को घटाकर 21 वर्ष कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी अगले ही साल 4 भारतीयों ने इस परीक्षा को पास कर लिया। फिर भी 4 भारतीयों ने इसे पास कर लिया। लॉर्ड लिटन ने इस परीक्षा की अधिकतम आयु सीमा को 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दिया। अब इसे बात को समझो, यहाँ पे ये आयु को क्यों घटा रहे हैं भाई, ये एज को क्यों घटा रहे हैं, यहाँ समझो। देखो दोस्तों, जो परीक्षा आयोजित की जाती थी ना, वो केवल अंग्रेजी भाषा में ही आयोजित की जाती थी। इसमें यूरोपीय इतिहास वगैरह या यूरोपीय लिटरेचर वगैरह ज़्यादा होता था। भारत के बारे में तो पढ़ना ही था, वो तो भाई आपको प्रशासन भारत में चलाना है, तो भारत के बारे में तो पढ़ना था, ठीक है, यहाँ तक ठीक था। लेकिन ज़्यादातर चीज़ें यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में पढ़नी थी और लैंग्वेज थी इंग्लिश। तो प्रॉब्लम को समझिए, तो ये एग्ज़ाम पास करना भारतीयों के लिए और भी ज़्यादा कठिन था, लेकिन फिर भी नामुमकिन नहीं था भारतीयों के लिए, और भारतीयों के लिए कुछ नामुमकिन नहीं है। और इसी कारण से कई सारे भारतीयों ने इसे पास भी किया। लेकिन अब अंग्रेज क्या चाह रहे थे कि भारतीय इसमें शामिल ना हो। देखो, अंग्रेज ये दिखाना चाह रहे थे कि हम समानता का सिद्धांत ला रहे हैं, देखो हम आपको भी मौका दे रहे हैं, हम आपको सभ्य बना रहे हैं, है ना, तो हम आपको भी आने का मौका दे रहे हैं, आइए प्रशासन में, ऐसा मतलब वो चाह रहे थे। लेकिन वो नहीं चाहते थे कि ऊंची सेवाओं में, स्पेशली जो बड़ी सेवाएं थी, और जानते हैं ना हम, सिविल सेवाएं बड़ी सेवाएं ही होती हैं, तो सिविल सेवाओं में वो नहीं चाहते थे कि भारतीय लोग शामिल हों। हालांकि वो भारतीयों का सहयोग चाहते थे, कैसे, जो लोअर जो सेवाएं थी वहाँ पे वो चाहते थे जो सैनिक के रूप में भारतीय शामिल होते जाएं, ताकि हम पूरे भारत को अच्छे से कंट्रोल कर सकें, विश्व में अपना राज कर सकें। भारतीयों का सहयोग वो चाहते थे, लेकिन
वो बड़ी सेवाओं में नहीं चाहते थे, क्योंकि बड़ी सेवाओं में तो गिने चुने लोग ही होते हैं। आज भी हम देखते हैं कि 1000 यूपीएससी की जो बड़ी सेवाएं वो 1000 पद पर ही निकलती हैं। आईएएस वगैरह की बात करें तो वो 150-200 ही निकलता है। क्या है ये, बहुत कम। तो यहाँ पर वो नहीं चाहते थे कि भारतीय आएँ, इसीलिए वो क्या कर रहे थे, एज को कम करे जा रहे थे। अब उन्होंने 23 वर्ष की एज को कम करते 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 19 वर्ष कर दिया। मतलब ये कि अगर कोई व्यक्ति 19 वर्ष का है या उससे मतलब 19 वर्ष से ज़्यादा है, 20 साल का है, तो वो सिविल सेवा की परीक्षा नहीं दे सकता। तो सोचो ये कितना टफ हो गया, बहुत टफ नहीं हो गया। एक अब कोई अंग्रेज है, अब भाई वो उसकी आयु तो कम है बट उसको काफ़ी अच्छे से कमांड है अपने सब्जेक्ट पर, अपनी लैंग्वेज पर, तो उसके लिए तो काफ़ी आसान है ना इस परीक्षा को पास करना। लेकिन अब एक भारतीय होने के नाते हमें तो टाइम चाहिए ना, जो काम 1 साल में हो सकता है, उस मतलब जो काम 1 साल में नॉर्मली कवर कर लिया जाता है, जिसको अपनी लैंग्वेज पे कमांड वगैरह है, अगर किसी व्यक्ति को कमांड नहीं है सही से उसको लैंग्वेज वगैरह के बारे में नहीं पता, या सही से उसको थोड़ा टाइम लगता है, तो उसको भाई 1 साल से ज़्यादा टाइम लगेगा। तो वही चीज़ थी कि इनके लिए काफ़ी आसान था अंग्रेज़ों के लिए पास कर पाना, और भारतीयों के लिए इसको डे बाय डे मतलब ईयर बाय ईयर इसे डिफ़िकल्ट बना दिया गया। तो 19 साल से अगर भारतीय ज़्यादा हो जाता था भाई, ज़ाहिर-सी बात है तैयारी करने में तो ज़्यादा साल हो ही जाती थी, एज बढ़ जाती थी, तो काफ़ी मुश्किल होता था भारतीयों के लिए। सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था। इसने सिविल सेवा में सुधारों के से संबंधित कई सारी मांगें उठाई। इस कारण से इसने भारत सरकार अधिनियम 1919 को प्रभावित किया। 1924 में ली कमीशन, एक कमीशन बनाया गया था। सिविल सेवाओं में कुछ परिवर्तन की भी इसने सिफारिश की थी, और सिविल सेवाओं में समान संख्या में ब्रिटिश और अधिकारी और भारतीय सदस्यों को रखने का प्रस्ताव रखा था इस आयोग ने। इसमें ली कमीशन, जो ली आयोग था, ली कमीशन, इसके अनुसार यह प्रांतीय सेवाओं से पदोन्नत होने वाले 20% भारतीय होने चाहिए इसके अनुसार, और साथ ही 40% भारतीय सीधे परीक्षा से के माध्यम से भर्ती किए जाने चाहिए, और जो सिविल सेवाओं के लिए सीधी भर्ती है 40% जो बची है वो ब्रिटिशों के लिए समान प्रतिशत के रूप में होनी चाहिए। इस बात को समझ लेते हैं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। देखो, अब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर दी जाती है, और फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जैसा कि हम जानते हैं, कई सारी मांगें करती हैं। एक मांग करती है कि सिविल सेवा में सुधार किया जाए, और इसके कारण कुछ सुधार किए भी जाते हैं 1919 के अधिनियम में। इसके बाद एक 1924 में ली कमीशन, मतलब 1924 में एक कमीशन होता है, ली कमीशन, ली आयोग जिसे कहते हैं। ये कुछ सिफारिश करता है सुधार से संबंधित। ये कहता है कि सिविल सर्विसेज में निम्नलिखित सुधार किए जा सकते हैं। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो राज्य स्तर पर जो सेवाएं हैं, जो प्रांतीय स्तर पर जो सेवाएं देने वाले जो सिविल सर्वेंट वगैरह हैं, उनको प्रमोशन देकर आप अखिल भारतीय सेवाएं हैं उसमें शामिल कर लो। वो 20% भारतीय ही होने चाहिए। मतलब कि जो 20% सीटें हैं अखिल भारतीय सेवाओं की, उसको आप प्रमोशन के थ्रू भरोगे। ठीक है, मान लो राज्य स्तर पर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, तो आपने उसको प्रमोशन दे दिया और आपने उसको इस 20% में शामिल कर लिया। तो ऐसे भारतीयों को 20% जो सीटें हैं वो भारतीयों को आपको भरना चाहिए प्रमोशन करके, जो राज्य स्तर पर सेवाएं देते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो 40% जो भी मतलब 40% जो भी सीटें हैं, उनके लिए आप सीधे यूपीएससी जैसी परीक्षा कराती है ना, तो वैसे डायरेक्टली आप परीक्षा कराओ बड़े लेवल की, और डायरेक्टली फिर परीक्षा करा के सिर्फ भारतीयों को ही चूज़ 40% पर किया जाए। अब ये हो गया 20 और 40 मिलाकर 60%। अब जो 40% बच गया, उस पर डायरेक्ट फिर ब्रिटिशर्स के लिए भी एक एग्ज़ाम हो, जिसमें सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही एग्ज़ाम देने दिया जाए, और जो भी पास हो उनको इस सारे 40% में मतलब शामिल किया जाए। तो मतलब ये था 80% सीटें डायरेक्टली जो एग्ज़ाम होता है, जैसे कि यूपीएससी वगैरह, उस तरीके से शामिल किया, मतलब पास करके जो यूपीएससी वगैरह आए, या जो भी लोक सेवा का एग्ज़ाम था उसको पास करके डायरेक्टली 80% का चुनाव होना था, चयन किया जाना था, जिसमें से आधे भारतीय और आधे ब्रिटिशर्स थे। और जो 20% जो सीटें थी सॉरी, उनका चयन प्रमोशन के द्वारा किया जाना था, लेकिन उस पर भी भारतीय नियुक्त किए जाने चाहिए थे। ये किसने कहा था? ये ली आयोग ने कहा था। आप याद रखना, ठीक है, किसने कहा था? ये ली आयोग ने कहा था। अब इतना तो ये है पक्का कि इसकी सिफारिशों को माना नहीं गया। सही से सुधार हुए, बट ऐसा सुधार नहीं हुआ कि पूरी तरह इसकी सिफारिशों को माना गया, ऐसा नहीं हुआ।
अब बात करते हैं औपनिवेशिक विरासत की, थोड़ा सा इसे जल्दी से समझ लेते हैं क्या है ये। मूल रूप से यह प्रणाली अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को विरासत में प्राप्त हुई, इसलिए इस प्रणाली को भारत में उपनिवेशवाद की विरासत के रूप में जाना जाता है। प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला हार गया था। 1763 में भारत में ब्रिटिश सेना ने फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया था। बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 में, मीर कासिम हार गया था। ठीक है, यहाँ पर हम इसे समझते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हमारे पास जो आज के टाइम पर जो ये सिविल सर्विस का पूरा जो सिस्टम है ना, ये जो प्रणाली है, ये पूरा अंग्रेज़ों की देन है, या अंग्रेजी जो औपनिवेशिक है टाइम था उसकी विरासत में हमें ये मिला है, ऐसा कहा जाता है। और गलत भी नहीं है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा इस प्रणाली को विकसित किया गया, तो इसलिए इसे उपनिवेशवाद की विरासत कहा जाता है इस प्रणाली को। अब यहाँ पे थोड़ा बताया जा रहा है कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने भारत को पूरा अपना कंट्रोल में किया। तो देखो, अंग्रेज व्यापार करने भारत आए थे और लगभग 200 साल फिर वो भारत को गुलाम बना लेते हैं। ये कैसी प्रक्रिया हुई थी शुरू? ये शुरू हुई थी व्यापार से लेकर। पहले कई सारे उन्होंने व्यापार से संबंधित किले बनाए, कि जैसे कि बंगाल में उन्होंने किया, सूरत वगैरह में भी किया था। अब बंगाल में वो कर वगैरह नहीं देते हैं, किले को पूरा घेर लेते हैं, तो सिराजुद्दौला इसका विरोध करता है। फिर युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध। अब युद्ध में क्या होता है? युद्ध में जो सिराजुद्दौला होता है हार जाता है पूरी तरह, हालांकि उसे मतलब सिराजुद्दौला के साथ धोखा होता है और धोखे के कारण वो हारता है, नहीं तो वो हारता नहीं। ठीक है, इस समय जो छल से जो अंग्रेज़ थे वो छल से सिराज प्लासी का युद्ध जीत जाते हैं, और अब इनका एक प्रशासन शुरू होता है। मतलब ये शुरू होता है कि एक निर्णायक इतिहास शुरू होता है कि अब से इन्होंने ब्रिटिशर का जो उपनिवेश था वो भारत बन जाता है। ये माना जाता है कि लगभग 1757 से ब्रिटिशर्स का जो राज था भारत पे शुरू होता है। पूरे भारत पे तो नहीं था उस समय, लेकिन शुरू होता है। अब 1963 में जो फ्रांसीसी थे वो हार जाते हैं। यहाँ पर क्या इम्पैक्ट पड़ा इनके हारने का भारत पर? अब फ्रांसीसी हार जाते हैं तो क्या होता है कि जो भारत होता है अब उसके ऊपर बस केवल ब्रिटिशर्स का राज हो जाता है। भारतीय जो व्यापारी होते हैं उनके पास एक ही ऑप्शन होता है कि वो अपना सामान जो अंग्रेज हैं उन्हीं को बेच सकते हैं और किसी को नहीं। पहले क्या था, फ्रांसीसी के साथ टकराव होता था ब्रिटिशर्स का। ऐसे में जो फ्रांसीसी लोग थे, फ्रांसीसी सेना थी, वो भारतीय राजाओं का भी सहयोग करती थी ताकि अंग्रेज हारें। और अंग्रेज भी बहुत सारे राजाओं को समर्थन कर रहे थे उस समय कि फ्रांसीसियों को हरा दिया जाए। लेकिन जब ब्रिटिश सेना फ्रांसीसियों को हरा देती है, उनके बीच समझौता हो जाता है, तो ब्रिटिशर्स का जो डर था, यूरोपीय डर, वो निकल जाता है और अब ब्रिटिशर्स स्वतंत्र होते हैं पूरे भारत को गुलाम बनाने के लिए। इसके अलावा बक्सर की लड़ाई होती है कि ये एक निर्णायक लड़ाई होती है। इसमें जो अंग्रेज़ थे वो अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। पहले में वो छल करते हैं, लेकिन इसमें शौर्य का प्रदर्शन करते हैं और मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं को, जिसमें मुगल सेना भी शामिल होती है, उसको हरा देते हैं। और फिर क्या होता है, फिर एक स्पष्ट तौर पर उनका प्रशासन शुरू होता है। इसलिए 1900 निकल जाता है मेरे मुँह से, उसके लिए सॉरी। 1765 से 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर शासन किया। फिर 1857 में भारत का सर्वप्रथम विद्रोह असफल हो गया, जो कि भारत में एक महत्वपूर्ण एवं बड़ा विद्रोह था। इसके बाद भारत में कई राष्ट्रीय आंदोलन हुए, जो कि ऐतिहासिक घटनाओं की एक श्रृंखला थी, जिनका उद्देश्य अंततः ब्रिटिश शासन को समाप्त करना था। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम जानते हैं कि 1857 में फिर एक विद्रोह भी होता है जो कि असफल रहता है, ब्रिटिशर्स का राज खत्म नहीं हो पाता। फिर ब्रिटिश सरकार होती है वो साफ तौर पर भारत पर शासन करती है। और इसके बाद हम देखते हैं बहुत सारे राष्ट्रीय आंदोलन चलाए जाते हैं, जिसमें कि ब्रिटिश सरकार का विरोध होता है, और इसके तहत ब्रिटिशर्स का जो शासन होता है, जो राज होता है, वो ख़त्म होता है। कैसे होता है? राष्ट्रीय आंदोलन के द्वारा, भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों के द्वारा ब्रिटिशर्स का राज खत्म हो जाता है, जिस कारण से कई सामाजिक और राजनीतिक और प्रशासनिक आदि जैसे बदलाव हुए, जिन्होंने समकालीन भारत के उद्भव में योगदान दिया, और आखिरकार हमें 1947 में स्वतंत्रता मिली। तो इस तरह दोस्तों, यहाँ पर नॉर्मली हमें कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ खास समझना नहीं था। यहाँ पे हमें नॉर्मली बातें करनी थी औपनिवेशिक विरासत
दोस्तों यहाँ पे हमने इस टॉपिक में बस ये देखा कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने भारत को गुलाम बनाया, फिर उन्होंने अपना एक प्रणाली वगैरह विकसित की भारत पर राज करने के लिए, और इस तरह ये हमें विरासत में मिली हुई प्रणाली है, इसलिए हम इसे उपनिवेशवाद की एक विरासत के तौर पर देखते हैं। लेकिन फिर भी समय के साथ इसमें काफ़ी बदलाव आया है और बदलाव आता भी रहेगा, क्योंकि लोक प्रशासन ऐसा विषय है जिसमें बदलाव आना स्वाभाविक है, समय के अकॉर्डिंग, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग। और अंततः भारत को स्वतंत्रता मिल जाती है 1947 में। अब इसी के तहत स्वतंत्रता के बाद कई सारे बदलाव किए जाते हैं, कई सारे भारतीय संविधान में, एक स्वतंत्र भारत के संविधान में कई सारे बिल्कुल निष्पक्ष, बिल्कुल सही नियम बनाए जाते हैं। तो उसी को हम अब नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, वो सारी चीज़ें। यहाँ पर हमने जितनी भी बातें हमें करनी थी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने कर ली। वीडियो लॉन्ग है बट फिर भी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है, सारी बातें इसमें कवर की गई हैं, कुछ भी स्किप नहीं किया गया है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको डाउट लग रहा है, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, तो यही कहूँगा कि देखो दोस्तों, पहली बार कोई भी चीज़ आसानी से समझ नहीं आती। और ये तो वीडियो है, आप मतलब वीडियो चलती रह रही है, तो आप अभी पीछे हो, आप कुछ और सोच रहे हो, तो ऐसे दिक्कत हो जाती है ना, समझ नहीं पाता माइंड इतनी जल्दी। लेकिन यही कहूँगा, एक तरीका यही है कि आप वीडियो को थोड़ा-थोड़ा करके एक बार दोबारा देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँगी। थोड़ा का मतलब है कि 10 मिनट, 15 मिनट वीडियो देख लो, तो एक बार माइंड में आप अपने आप से क्वेश्चन करो कि मुझे अभी तक क्या चीज़ें समझ में आई। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर देखो 10 मिनट। ऐसे करोगे ना तो पक्का आएगा समझ में। 10-10 मिनट कर लो, ऐसे पूरी वीडियो देख लो, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँगी। एक बार, 2 बार वीडियो देख लोगे, सब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करो। थैंक यू।